चलिए आइए, आपका स्वागत है सेट नंबर 3 में। रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी आगामी एग्जाम के लिए आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका 25 क्वेश्चन का टेस्ट है। सीरीज का नाम है दे दनादन ब्रह्मास्त्र। इसमें आपको 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे। 25 क्वेश्चन में आप देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। 25 का 25 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। चलिए प्रश्न देखिए। प्रश्न 1 है, हारा थोथा या हारा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? तो हारा थोथा कहिए या हारा कशिश कहिए, बात एक के है, ठीक है। तो हारा थोथा या हारा कशिश किस पदार्थ का रासायनिक नाम है? तो देखिए कह रहा है कि कॉपर सल्फेट, एक में ऑप्शन बी है जिंक सल्फेट, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम सल्फेट और ऑप्शन डी है फेरस सल्फेट। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका फेरस सल्फेट। समझिए ध्यान से, फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट तो कभी कभी पूछ लेता है हारा थोथा या हारा कशिश का रासायनिक सूत्र भी पूछ लेता है। तो फेरस सल्फेट कहिए या फेरस सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहिए, तो कहेंगे FeSO4 7H2O। तो ये आपको याद रहना चाहिए, हारा कशिश या हारा थोथा का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉल्फिन को किस माने वर्गीकृत किया गया है, किस वर्ग में रखा गया है डॉल्फिन को? ऑप्शन है मत्स्य वर्ग में, उभयचर वर्ग में, सरीसृप वर्ग में, अस्थली वर्ग में। तो सरीसृप को अस्थली वर्ग में रखा गया है। ऑप्शन आपका सही है डी। अब देखिए मत्स्य वर्ग में, तो मत्स्य वर्ग में जितने भी मछली से रिलेटेड जितने भी प्राणी है मत्स्य वर्ग के, मत्स्य वर्ग में आएंगे। उसके बाद उभयचर में क्या है? तो उभयचर में उस जीव को रखा जाता है जो स्थल और जमीन पर रह पाए। अब स्थल में रहने के लिए श्वसन के लिए गिल्स का प्रयोग करे और स्थल पर रहने के लिए श्वसन के लिए फेफड़ा का प्रयोग करे, ठीक है। तो वो अब उभयचर हो गया। तो उभयचर में क्या क्या आएगा? तो कहेंगे मेढक के बाद क्या हो सकता है? टोड और उसके बाद न्यूट। तो ये सब जीव उभयचर में आते हैं। सरीसृप, तो सरीसृप में तो जितने भी ठंडे खून वाले हैं, तो देखिए ठंडे खून वाले जीव सरीसृप वर्ग में आते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा? तो कहेंगे मगरमच्छ के बाद क्या हो सकता है? तो कहेंगे सांप के बाद क्या हो सकता है? तो सांप के बाद हो सकता है छिपकली। उसके बाद तो ये सब क्या है? तो ये सब को हम रखेंगे सरीसृप में। और अस्थली वर्ग में तो समझ में करते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न, तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तो एक बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर होता है। चलिए अब पूछ लेगा जो 5 बैरल कितने के बराबर, 7 बैरल कितने के बराबर होगा? तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक बैरल का मान कितना होता है? तो ऑप्शन बी 159 लीटर। चलिए अगला प्रश्न है, पित्तल में कौन सी धातु होती है? तो पित्तल क्या है? तो पित्तल में कौन सी धातु होती है? तो पित्तल किस से मिलकर बना है? पित्तल मिश्र धातु है, ठीक है। तो देखिए पित्तल को याद करने के लिए याद कीजिए आप पिताजी, ठीक है। तब पी से कहेंगे पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। तो हम किसका मिश्रण है? तो कहेंगे तांबा और ज से जस्ता,
ज से जस्ता, तो तांबा और जास्ता का मिश्रण है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों के लिए मोटिवेशन है जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसला रखिए। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? यानी एडवर्ड जेनर किस कर रहा है, किस चीज का खोज किए, किसका टीका का खोज किए? तो एडवर्ड जेनर ऑप्शन हो जाएगा सी, चेचक के टीके के खोज किए एडवर्ड जेनर। अगर हम पोलियो की बात करेंगे तो पोलियो के खोज यानी पोलियो के टीके के सर्वप्रथम खोज किसने किया? तो हम कहेंगे जोनास साल्क। तो जोनास साल्क पोलियो के टीका के खोज किए और एडवर्ड जेनर चेचक के टीका के खोज किए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापेंगे? ऑप्शन है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो दूध के घनत्व को हम मापेंगे लैक्टोमीटर, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देखिए अब देखिए अगला हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग किस चीज को मापने में करेंगे? तो कहेंगे तरल पदार्थ की घनत्व को मापने में हाइड्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। और बैरोमीटर, तो बैरोमीटर समझिए, बैरोमीटर का प्रयोग किस? तो बैरोमीटर का प्रयोग कहेंगे वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और एक है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो हम कहेंगे हवा में नमी की मात्रा, या कहेंगे हवा में आर्द्रता की माप के लिए प्रयोग होता है हाइग्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशा कौन सा है? तो प्राकृतिक रेशा का नाम पूछा है, रेशम दिया है, रेयन दिया है, नायलॉन दिया है और पॉलीएस्टर दिया है। तो कृत्रिम अगर प्राकृतिक रेशा की बात करेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा रेशम। तो रेशम क्या है? तो हम कहेंगे प्राकृतिक रेशा है, जबकि रेयन, नायलॉन और पॉलीएस्टर ये सब क्या है? तो कहेंगे कृत्रिम रेशा है, जिसे मनुष्य के हाथ के द्वारा बनाया गया है, मनुष्य ने बनाया है, हैंडमेड है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक रेशा रेशम और रेयन, नायलॉन, पॉलीएस्टर क्या हो गया? तो कृत्रिम रेशा हो गया। चलिए अगला प्रश्न अगला है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो देखिए एक तो हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन के कारण खून रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, उसमें भी आयरन की मात्रा पाया जाता है। यहाँ पर है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन में तांबा है, चांदी है, सोना है और एक लोहा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, लोहा। और मायोग्लोबिन होता क्या है समझिए। तो मायोग्लोबिन क्या होता है? तो कहेंगे मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है। क्या है? तो
ग्लोबिन, मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन है। मायोग्लोबिन क्या है? तो मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हृदय और कंकाल, जो हृदय और कंकाल के मांसपेशियों में पाया जाता है, पाया जाता है। तो मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो कौन ऐसा धातु है जो चुंबक से चुंबकित नहीं होगा? ऑप्शन है लोहा, निकेल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम। तो लोहा चुंबकित हो जाता है, निकेल भी चुंबकित हो जाता है, कोबाल्ट भी चुंबकित हो जाता है, एल्युमिनियम ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, जो चुंबकित नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? तो हम कहेंगे, देखिए न्यूजीलैंड है, डोबेनाइनर है, मेंडलीफ है और मोसले है। तो मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम दिए, ठीक है। अब न्यूजीलैंड, देखिए न्यूजीलैंड क्या किए? तो ऑस्टक का नियम दिए, ऑस्टक का नियम दिए। डोबेनाइनर ने क्या किए? तो हम कहेंगे त्रिक नियम दिए। अब त्रिक नियम में क्या है? तो समझिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तीन एलिमेंट लिए और कहे कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान लिथियम और पोटेशियम के औसत के बराबर है या होता है। तो अगर हम सोडियम के परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो कहेंगे लिथियम जोड़ पोटेशियम बाई 2, तो इसका औसत द्रव्यमान जो आएगा ये पोटेशियम के औसत द्रव्यमान के बराबर होगा। चलिए अगला प्रश्न, है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो महासागर में कोई वस्तु डूब गया है तो उसकी स्थिति जानने के लिए कि जो वस्तु कहाँ पे है, तो उसकी स्थिति जानने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है ऑडियोमीटर, गैलेनोमीटर, उसके बाद सेक्सटेंट, उसके बाद सोनार। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सोनार, ऑप्शन डी सही है, सोनार। अब देखिए सोनार, तो सोनार के फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम? तो कहेंगे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार का पूरा नाम क्या होगा? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो महासागर में डूबी वस्तु की स्थिति किस यंत्र से हम जानेंगे? तो सोनार से, ठीक है। चलिए ऑडियोमीटर क्या है? तो ऑडियोमीटर सुनने की क्षमता, इसमें हम क्या कहेंगे? तो कहेंगे सुनने की क्षमता को मापने में
किस यंत्र का प्रयोग होगा, तो सुनने की क्षमता को मापने में ऑडियोमीटर। और उसके बाद एक है गैलेनोमीटर। तो गैलेनोमीटर क्या होता है, तो कहेंगे विद्युत धारा एवं दिशा की माप के लिए गैलेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 12 नंबर। शार्क मछली में कितने हड्डियां होती है। तो शार्क मछली में कितने हड्डी पाई जाती है, तो 206, 300, उसके बाद 100, 0 यानी कोई हड्डी नहीं। तो शार्क मछली में कोई हड्डी नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कोयले की विभिन्न किस्मों में किस में से कार्बन की प्रतिशत सबसे अधिक होती है। तो इसमें से पीट कोयला है, लिग्नाइट कोयला है, बिटुमिनस कोयला है, एंथ्रासाइट है। तो इनमें से किस कोयले के किस प्रकार में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होगी। तो देखिए एंथ्रासाइट में 90% से लेकर 96% तक क्या होता है, तो कहेंगे कार्बन होता है। तो सबसे अधिक कार्बन किस में होगा, तो कहेंगे एंथ्रासाइट में होगा। उसके बाद पीट में देखिए, अगर पीट कोयला का हम प्रकार की बात करेंगे तो इसमें कितना % कार्बन होगा, तो हम कहेंगे इसमें आपको 40% से लेके 60% के बीच में कार्बन की मात्रा होता है। अगर लिग्नाइट की बात करेंगे तो लिग्नाइट में सबसे कम होता है, तो कितना होता है, तो कहेंगे 25% से लेके 35% के बीच में कार्बन की मात्रा होता है। एक क्या है, तो बिटुमिनस। तो बिटुमिनस में कितना होता है कार्बन, तो बिटुमिनस में होता है 45% से लेके 80% के बीच में कार्बन की मात्रा होता है बिटुमिनस में। तो सबसे अधिक पूछे कि कोयले के किस में अधिक कार्बन होता है, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, तो ऑप्शन डी एंथ्रासाइट। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अस्थि और पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो देखिए अस्थि और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा टेंडन। ऑप्शन बी हो जाएगा टेंडन। अब देखिए लिगामेंट या स्नायु। तो लिगामेंट या स्नायु के बात करेंगे तो ये क्या करता है, तो कहेंगे अस्थियों से जोड़ता है। अस्थि से जोड़ता है, उसे क्या कहेंगे, लिगामेंट कहेंगे या स्नायु कहेंगे। तो अस्थि और पेशियों को आपस में जोड़ना टेंडन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर है। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो किसी भी स्वस्थ अगर व्यक्ति की बात करेंगे तो उसके आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, तो कहेंगे 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है किसी परमाणु के बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो किसी भी अगर हम परमाणु की बात करें तो उसके बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, 8 से कम रह सकते हैं, लेकिन 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
एक और आप लोग के लिए मोटिवेशन है जो आप लोग को ऊर्जावान बनाएगा और चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगा। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया और हीमोफीलिया। तो इसमें आपको ब्लड कैंसर को ल्यूकोमिया के नाम से जाना जाता है। ल्यूकोमिया के नाम से ब्लड कैंसर को जाना जाता है, यानी ब्लड में खून में कैंसर हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे? ल्यूकोमिया कहेंगे। अब समझिए यहां एक है आपको ल्यूकोडर्मा। तो ल्यूकोडर्मा क्या होता है? तो कहेंगे त्वचा पर उजला रंग का धब्बा बनना, ये क्या कहलाता है? तो ल्यूकोडर्मा कहलाता है। तो ल्यूकोडर्मा क्या है? तो कहेंगे चर्म रोग से संबंधित विकार है। तो ल्यूकोडर्मा चर्म रोग से संबंधित विकार है। इसमें त्वचा का रंग उजला हो जाता है। एनीमिया, तो एनीमिया समझिए, एनीमिया क्या होता है? तो कहेंगे रक्त में आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी होने से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग होता है। हीमोफीलिया देखिए, हीमोफीलिया क्या है? तो कहेंगे हीमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है, यानी आनुवांशिक बीमारी है जो जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इस रोग हीमोफीलिया रोग के वाहक माता या पिता हो सकते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया रोग में अगर आपका हाथ कट जाए, कहीं भी कट जाए, तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि जो आपका बॉडी से ज्यादा मात्रा में ब्लड यानी खून गिरने की संभावना है। तो ये बीमारी बहुत खतरनाक होता है, हीमोफीलिया बीमारी। चलिए अगला प्रश्न है पाराध्वनिक विमान किस प्रकार की तरंग पैदा करती है? तो पाराध्वनिक विमान किस प्रकार के तरंग को पैदा करती है? ऑप्शन है संक्रमण तरंग, पराश्रव्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अवरक्त तरंग। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, पराश्रव्य तरंग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग कौन किया था? तो कहेंगे हेनरी बेकुलर ने सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किया था। अब मैडम क्यूरी ने क्या किया? तो कहेंगे रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। और उसके बाद मैडम क्यूरी और क्या किए? तो कहें रेडियोधर्मी
रेडियो रेडियोधर्मी रेडियोधर्मी शब्द दिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का गुर्दा से, दिमाग से, फेफड़ा से, तब कहेंगे पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से, ठीक है, जिसे कृत्रिम हृदय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पेसमेकर हृदय से संबंधित है, जिसको हम कृत्रिम हृदय के रूप में जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति किसके बीच देखिए, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? मतलब कह रहा है प्रकाश का वेग किस वस्तु से गुजारेंगे कि उसका वेग न्यूनतम हो जाएगा? ऑप्शन है कांच, निर्वात, जल और वायु। तो देखिए, कांच से जब गुजारेंगे प्रकाश को तो इसका वेग न्यूनतम हो जाएगा। तो कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो हम कहेंगे 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या हम ये भी कह सकते हैं 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो जब भी पूछे कि ये कांच में प्रकाश की चाल कितना होती है, तो कहिएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर निर्वात की बात करें तो देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होगा? तो निर्वात में होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद देखिए जल में कितना होगा? तो जल में कहेंगे 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या 2.25 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। और हवा वायु के कह रहा है, तो जितना निर्वात में होता है उतना ही वायु में होता है प्रकाश की चाल। तो इससे होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे न्यूनतम, सबसे ज्यादा न्यूनतम कौन है? तो कहेंगे कांच। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न 22 है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस मिश्रण को क्या कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को हम कहेंगे प्रोड्यूसर गैस। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, तेईस नंबर प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? यानी मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी, और ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो देखिए, तो ऑप्शन आपका मछली यानी मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाएगा यकृत के तेल में? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, विटामिन ई पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, बरसात के दिन में जल पर छोटी तैलीय परत में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होगा? तो कहेंगे परिक्षेपण के कारण। ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न कह रहा है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, देखिए हाइड्रोजन के
हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, तो 3 समस्थानिक में कौन कौन, तो एक में कहेंगे प्रोटियम, प्रोटियम। 2 में कौन सा आएगा, तो 2 में आ जाएगा ड्यूटेरियम, तो ड्यूटेरियम हो गया। 3 में कौन सा आएगा, तो 3 में आ जाएगा ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, ठीक है। तो एक में आपका प्रोटियम, 2 में हो जाएगा ड्यूटेरियम और 3 में हो जाएगा आपका ट्राइटियम। अब इसमें देखिए क्या होता है, अगर हाइड्रोजन के प्रोटियम के बात करेंगे तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1, तो ये प्रोटियम हो गया। ड्यूटेरियम में क्या हो गया, क्या होगा, तो हाइड्रोजन के हो जाएगा एटॉमिक नंबर 1, यहाँ हो जाएगा एटॉमिक मास 2। और ट्राइटेरियम की बात करेंगे तो ट्राइटियम में क्या होगा, तो कहेंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 3। तो समस्थानिक का मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे वैसे तत्व या एलिमेंट, वैसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा समस्थानिक, तो समस्थानिक का मतलब